ये खंड द है और इस खंड का जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का खंड क को। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। यानी यदि हम एक कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, अर्थात कंडीशन एक ये है कि जब प्रिज्म वायु में रखा हो, तो जब प्रिज्म वायु में रखा होगा तो जो प्रकाश किरण होगी वो जो है वायु से कांच में प्रवेश करेगी और जो न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला होता है, यहाँ हम ए लिखते हैं क्योंकि ये एयर में है, ये फॉर्मूला होता है n-1 इंटू ए और ए यहाँ पर ये प्रिज्म कोण होता है। तो जो न्यूनतम विचलन कोण है वो यहाँ पर जो n अपवर्तनांक है ये लगेगा यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 इंटू ए, या ये हो जाएगा, और वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है वो 3/2 दिया गया है और -1 इंटू ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या किया गया है, कंडीशन सेकंड में जब प्रिज्म जल में रखा हो, अर्थात प्रिज्म को क्या किया गया है, जल में डुबो दिया गया है, तो जल में जो न्यूनतम विचलन कोण होगा वो होगा, और इस समय प्रकाश किरण जो है जल से कांच में जा रही होगी तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 इंटू ए, और ये ए वही रहेगा क्योंकि प्रिज्म वही है। और वाटर के सापेक्ष जब ग्लास का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा Ng/Nw, अर्थात एयर के सापेक्ष ग्लास का और अपॉन में एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक इंटू ए, तो ये हो जाएगा, यानी ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है और वाटर का जो अपवर्तनांक है एयर के सापेक्ष यहाँ दिया गया है 4/3 -1 इंटू ए, और ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, तो ये समीकरण 1 यहाँ ये न्यूनतम विचलन कोण है एयर में और अपॉन में आएगा वाटर में न्यूनतम विचलन कोण, और ऊपर हो जाएगा ये 3/2 -1 इंटू ए, और अपॉन ये यहाँ यदि इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, यानी 9 और ये 4 का 2 के साथ होगा 8 -1 इंटू ए, और ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो न्यूनतम विचलन कोण एयर अपॉन वाटर में इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 - 2 अपॉन 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो 9 - 8/8, तो न्यूनतम विचलन कोण का जो अनुपात होगा ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 1/8, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, तो ये आएगा फाइनल आंसर 8/2, 2 से कटेगा ये 4, ये हो जाएगा एयर में न्यूनतम विचलन कोण अनुपात वाटर में न्यूनतम विचलन कोण बराबर 4:1, या हमें ये 1/4 वायु में 1/4 सिद्ध करना था तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि यदि मैं यहाँ से वाटर में जो अल्पतम विचलन कोण है इसे यदि मैं निकालूं तो ये 1/4 और बराबर वायु में विचलन कोण के बराबर होगा। ये प्रश्न संख्या 4 का ख पाठ है। विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम विस्थापन धारा की सार्थकता को समझ लेते हैं। विस्थापन धारा की जो सार्थकता है वो अलग अलग क्षेत्रों में है। तो सबसे पहले हम संधारित्र के क्षेत्र में समझते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन एक परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र होता है और यह परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा के रूप में ही माना जाता है, जो प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा है समेकित परपथीय धारा। मैक्सवेल ने बताया कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विस्थापन धारा और चालक या चालन धारा एक समान प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार विस्थापन धारा के जोड़ने से एम्पीयर का परपथीय नियम सभी परिस्थितियों में सही हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एम्पीयर के परपथीय नियम में ही मैक्सवेल ने एक संशोधन किया था। तीसरा नंबर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत। तो विस्थापन धारा की अवधारणा ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को स्पष्ट किया, जिससे यह समझ आया कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह अंतरा संबंध विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जो शून्य अर्थात निर्वात में भी चल सकती हैं। चौथा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसार। तो मैक्सवेल के समीकरण यह भी दिखाते हैं कि विस्थापन की धारा के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे कि प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं। इससे प्रकाश और रेडियो तरंगें और अन्य भी विद्युत चुंबकीय तरंगें या चुंबकीय विकिरण के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। और इसके अलावा हमें यहाँ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट अर्थात चालन धारा और विस्थापन धारा के बीच कलांतर पूछा गया है। तो जो चालन धारा होती है ये जो है डिपेंड होती है विद्युत क्षेत्र पर, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये डिपेंड होता है जो है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पर अर्थात विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन पर। तो इन दोनों के बीच में जब मैक्सवेल इक्वेशन से आप देखोगे तो जो 90 डिग्री जो कलांतर है वो 90 डिग्री मिलेगा। प्रश्न संख्या 4 का ये ग है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले देखते हैं हम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी भारी परमाणु के यानी परमाणु कैसा है भारी नाभिक को छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह प्रक्रिया तब होती है जब एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 एक हल्के नाभिक या मतलब एक न्यूट्रॉन से टकराता है और विभाजित हो जाता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 या 3 न्यूट्रॉन और काफी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसका उदाहरण दिया गया है कि यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन का जब हम प्रहार करते हैं या बमबार करते हैं तो यह नाभिकीय विखंडन से बोरोन 141 और क्रिप्टॉन 92 जैसे 2 हल्के तत्वों में विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही प्रक्रिया परमाणु बमों तथा
और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों जैसे नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होती है। और इसका ये समीकरण दिया है उदाहरण का कि यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है तो ये बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 में जो है टूट जाता है। उसके साथ साथ 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो इसे और समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम, एक जो है इमेज दिखा रहा हूँ। तो ये जो है एक यूरेनियम 235 है और यहाँ एक न्यूट्रॉन जो है इस पर बम्बार्ड किया गया है। और ये जो है इसके बाद क्या होता है, ये पहले इसके अंदर चला जाता है और फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है। और टूटते समय क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी हमको देता है। और ये एनर्जी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में मिलती है या गामा रेज की फॉर्म में मिलती है। ये यहाँ पर एक हल्का नाभिक जिसे हम बेरियम समझ सकते हैं और एक जो है क्रिप्टॉन में जो है टूट गया है। उसके साथ साथ 3 नए न्यूट्रॉन हैं और ये 3 नए न्यूट्रॉन क्या करते हैं, आगे जो यूरेनियम 235 सैंपल में और होता है या पदार्थ में, उनसे जाके टकराते हैं और फिर यही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो किस तरह से ये रिएक्शन होती है। और ये एक यूरेनियम की चेन रिएक्शन है और इसमें एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम 235 से टकराता है और उसमें से नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो हल्के नाभिकों में टूटते चले जाते हैं और नए न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम से जाके फिर से टकरा जाते हैं। अगला है नाभिकीय संलयन। और अब न्यूक्लियर फिजन को समझते हैं। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों के केंद्र में स्वाभाविक रूप से होती है, जहां हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाते हैं तो वहाँ द्रव्यमान क्षति होती है और वही द्रव्यमान क्षति जो है E बराबर mc² फॉर्मूला से क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सूर्य तथा अन्य तारों पर इसलिए होती है क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमें बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो कि सूर्य अथवा तारों में ही पॉसिबल है। उदाहरणतः सूर्य में हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम H3 आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में एक न्यूट्रॉन और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसका समीकरण यदि आप लिखना चाहो तो ये है, ये प्रोटियम और ये जो है ड्यूटेरियम और जो ट्राइटियम है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ क्या किया है, हीलियम नाभिक बनाया है, एक न्यूट्रॉन निकला है और बहुत सारी एनर्जी निकली है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक इमेज से समझते हैं। ये यहाँ एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में एक ये ड्यूटेरियम है जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है और एक ट्राइटियम है जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हैं। ये दोनों जब आपस में संलयन करते हैं तो यहाँ इनके पास हो जाते हैं दो प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन। और जब ये दोनों यहाँ मिलके जो नाभिक बनाते हैं, ये इस नाभिक का जो द्रव्यमान है इन दोनों के योग से कुछ कम होता है और जो थोड़ा भी मास यहाँ पर जो लॉस होता है, यही लॉस यहाँ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इसी से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और ये क्या करते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके यहाँ एक हीलियम नाभिक बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर अलग निकल जाता है और ये जो है यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी इस प्रकार से प्राप्त होती है। ये प्रश्न संख्या 4 का घ है। प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 इंटू 10⁻⁻15 के ग्रा है, दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। और जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये डायग्राम हमें इस न्यूमेरिकल में दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इधर एक पॉजिटिव नेगेटिव
प्लेट रखी है और इधर एक पॉजिटिव प्लेट रखी है। तो हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगा, इसलिए इस पर जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रही है वो जो है F बराबर Q इंटू ई इस माइनस की ओर लग रही है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो है जो चार्ज रखा है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि ये प्लस से दूर जा रहा है। उसके अलावा इसके द्रव्यमान के कारण इसके नीचे की ओर इस पर एक फोर्स काम कर रही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो यहाँ इसके भार के कारण mg लगी हुई है। और यदि ये गोली संतुलन की अवस्था में है तो हम जानते हैं कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स यहाँ बराबर होगी, यानी क्यू ई जो है बराबर होगा यहाँ पर mg के। और हमें क्या करना है, हमें इस पर इलेक्ट्रॉन के मान जो है निकालना है। हमें यहाँ पर v का मान दिया गया है और इन दोनों के बीच की दूरी l या r दी गई है। तो मैं जानता हूँ कि जो Q का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन में, तो वो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। उसके अलावा E बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन L या R, क्योंकि फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू R। इन सब की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एन ई और V अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी। और मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो E बराबर होगा mgr अपॉन E इंटू वी। और इन सब की वैल्यू लगा देते हैं तो m जो है इस गोली का द्रव्यमान है, तो ये दिया है यहाँ 3.2 गुणा 10 की घात -15 इंटू जी है, जिसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आर जो है इन दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो मैं इसे 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर लिखूंगा। अपॉन ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू ये वोल्ट हैं जो कि हमें 1000 वोल्ट दिया गया है। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो 16 से ये कटेगा 2 बार और इस 10 से यहाँ एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर बचेगा ये 2 और 2 का गुणा 4 गुणा -15 और -2 10 की घात -17 अपॉन ये यहाँ 100 है और ये -19 है, तो 100 की घात यहाँ पे 10 की घात 2 होगा और इसमें ऐड करोगे तो 10 की घात -17 मिलेगा और ये हो जाएंगे इससे कैंसिल, अर्थात जो n बराबर क्या है 4 है। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है यहाँ पर 4 है और इसके पास यदि हम ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव आवेश होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसीलिए इस पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये प्रश्न संख्या 4 का अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संरक्षण आरेख बनाइए। संरक्षण आरेख में विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी तरंग होती हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के संयोजन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें ऊर्जा को एक माध्यम के बिना अर्थात निर्वात या वैक्यूम में भी स्थानांतरित कर सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति निर्वात में प्रकाश की गति के बराबर होती है, जो लगभग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। इन तरंगों में मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक होते हैं। पहला होता है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों ही घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग की गति के दिशा में भी ये लंबवत होती हैं, यानी तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होते हैं। तो इसे हम एक आरेख और एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये कैसे जो है निर्वात में ट्रेवल करती हैं। तो ये जो है
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किस तरह से ट्रेवल कर रही है, और ये दो सुरंगों के बीच की दूरी की इसकी वेवलेंथ है। जो यहाँ ये पीला वाला भाग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि बाई अक्ष की दिशा में ऊपर की ओर है, और जो नीला वाला ये भाग है ये चुंबकीय क्षेत्र है जो कि यहाँ जेड अक्ष की दिशा में है, और ये इसकी गति की जो दिशा है वेग की, वो यहाँ ये एक्स अक्ष की दिशा में है। तो इस तरह से ये एक दूसरे का चित्र बनाती हुई एक दूसरे के लंबवत और अपनी गति की दिशा के लंबवत ट्रेवल करती हैं। यहाँ एक और डायग्राम में इस तरीके से ये चलती हुई दिखाई गई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और डायग्राम में ये इस प्रकार चलती हुई दिखाई गई हैं। ये यहाँ जेड अक्ष माना है, ये जो है एक्स अक्ष है, और ये वाई होगा। हम कह सकते हैं कि ये रेड वाला जो है ये हिस्सा क्या है, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आगे पीछे जो हो रहा है ये जो है यहाँ चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र आयाम है, और इसकी दिशा जो है ये इधर जो है चल रही है, और तीनों ही एक दूसरे के ये लंबवत होते हैं।